प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। और ये हमारे नए विषय जिसका कि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरा भाग है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का अध्ययन किया है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण का सामान्य अर्थ है किसी संघ राज्य में मूल संविधान की लिखित व्यवस्था एवं निर्देशों की उपेक्षा करते हुए उसके संघांगों यानी राज्यों की तुलना में संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि होना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह कार्य स्वयं संघ की रक्षा, स्थायित्व एवं समृद्धि हेतु तथा संघ राज्यों की सहमति से ही किया जाता है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि संघीय केंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय सरकार को लगातार नई नई शक्तियां प्राप्त हुई हैं और वह क्रमशः शक्तिशाली बन गई है। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र को कमजोर और राज्यों को शक्तिशाली बनाया था, किंतु संविधान के विकास ने धीरे धीरे केंद्र को शक्तिशाली बना दिया है और राज्यों की स्थिति को कमजोर कर दिया है। इस संबंध में लंकास्टर का मत है कि यद्यपि राज्य की शक्तियों के दावों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, किंतु कुल मिलाकर धाराओं का बहाव निश्चय ही दूसरी ओर रहा है। संघीय केंद्रीकरण में कौन से तत्व सहायक रहे हैं, इस पक्ष का अब हम अध्ययन कर रहे हैं। सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं कि केंद्र लगातार शक्तिशाली हुआ है और जिन तत्वों ने केंद्र की शक्ति में वृद्धि की है उनमें सबसे पहला तत्व है भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था तो वह सरल एवं कृषि प्रधान समाज था और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके लिए पार्थक्य की नीति संभव थी। अतः केंद्र सरकार को शक्तिशाली नहीं बनाया गया, किंतु जैसे जैसे अमेरिकी समाज जटिल हुआ, वहां बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई और केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे ही केंद्र सरकार का महत्व बढ़ता गया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं के हल एवं उद्योगों के नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से उम्मीदें की गई और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए केंद्र को अधिक शक्तियां सौंपने की जरूरत महसूस की गई। इस तरह भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ ही केंद्र को अधिक शक्तियां सौंपे जाने पर जोर दिया जाने लगा, जिसके कारण अंत में संघीय केंद्रीकरण हुआ। दूसरा प्रमुख तत्व है गृह युद्ध। अमेरिका में हुए गृह युद्ध जो सन 1861 से 1865 ईस्वी तक का है, ने संघीय केंद्रीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। गृह युद्ध ने स्पष्ट किया कि राज्यों की शक्ति व स्वायत्तता सीमित है और वे संघ का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गृह युद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है और उसकी रक्षा के लिए केंद्र शक्ति का प्रयोग कर सकता है। गृह युद्ध से पूर्व अमेरिका में भविष्य के संवैधानिक विकास के बारे में दो परस्पर विरोधी वर्ग थे: केंद्र को अधिक शक्ति सौंपने का पक्षपाती वर्ग तथा राज्यों को अधिक शक्ति सौंपने वाला वर्ग। गृह युद्ध में प्रथम वर्ग की विजय ने संघीय केंद्रीकरण का रास्ता खोल दिया। तीसरा प्रमुख कारण है संविधान में संशोधन। राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इनमें से कुछ संशोधनों के कारण केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है,
जैसे 16वें संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को आयकर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट के चुनाव प्रत्यक्ष हो गए हैं। 15वें व 19वें संशोधन के कारण वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई है। इन सभी संशोधनों से राज्य की तुलना में केंद्र को लाभ हुआ है। और चौथा प्रमुख तत्व है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संघ की शक्तियों में वृद्धि की है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सदैव निष्पक्ष ही दिए हैं और उसने जानबूझकर केंद्र को शक्तिशाली बनाने की कोशिश नहीं की है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस विवेकपूर्ण तर्क पर आधारित रहे हैं कि बदलती राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में संविधान के शब्दों की उदार व्याख्या होनी चाहिए ताकि वह कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों के सिद्धांत को स्वीकार किया है और स्थानीय हितों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। पांचवा तत्व है या कारण है राज्यों को केंद्रीय अनुदान। प्रारंभ से ही केंद्र राज्यों को आर्थिक अनुदान देता रहा है, किंतु 19वीं सदी के लगभग अंत तक इन अनुदानों की राशि सीमित थी। इस काल में राज्यों का कार्यक्षेत्र सीमित था और उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से वे प्राय आत्मनिर्भर थे। किंतु 20वीं सदी में जैसे जैसे राज्यों का कार्यक्षेत्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही उनकी आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ती गईं और वे अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय सहायता पर निर्भर होते गए हैं। केंद्र ने राज्यों को काफी आर्थिक सहायता की है, किंतु प्राय सदैव ही यह सहायता विभिन्न शर्तों के साथ की गई है, जिसके कारण राज्यों की शक्ति घटी है और केंद्र की शक्तियां बढ़ी हैं। सहायता के संदर्भ में केंद्र की शर्तें इस प्रकार हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता को संबंधित कार्य में ही व्यय किया जाएगा। केंद्र दी गई सहायता के व्यय की जांच पड़ताल कर सकता है। केंद्रीय निर्देशों का उल्लंघन होने पर केंद्र द्वारा सहायता रोकी जा सकती है आदि। तो एक और प्रमुख कारण जिसने अमेरिका की संघीय व्यवस्था में संघ शक्तियों में बढ़ोतरी की है, वह है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ था, किंतु इस विश्व युद्ध के दौरान बदलती परिस्थितियों में यह जरूरी हो गया है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह विश्व राजनीति में सक्रिय भाग ले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मे शीत युद्ध के माहौल में अमेरिका के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह स्वतंत्र विश्व की रक्षा के नाम पर साम्यवाद के प्रतिरोध की नीति अपनाए। तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने आर्थिक एवं सैनिक शक्ति पर आधारित विदेश नीति अपनाई और इस नीति की सफलता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी संघ के राज्यों एवं जनमत ने इस संघीय केंद्रीकरण का विरोध नहीं किया, अपितु समर्थन ही किया। संघीय शक्तियों में वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण कारण है जनता का केंद्र में बढ़ता विश्वास। जब अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था तो जनता राज्यों की शक्ति में अधिक विश्वास करती थी, अतः केंद्र शक्तिशाली नहीं बनाया गया। किंतु धीरे धीरे जनमत में परिवर्तन आया और आज जनता राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक महत्व देती है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने के कारण स्थानीय समस्याएं राष्ट्रीय बन गई हैं। केंद्र सरकार इन स्थानीय समस्याओं के हल में आर्थिक एवं प्रशासनिक सहायता देती है, अतः केंद्र का महत्व बढ़ा है। इसके अलावा गृह युद्ध 1861 से 1865,
और आर्थिक मंदी 1930 जैसे राष्ट्रीय संकटों से केंद्र ने रक्षा की है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने का काम भी केंद्र सरकार ने ही किया है। जनमत का सहयोग मिलने से संघीय केंद्रीकरण की गति तेज हुई है। इन प्रमुख कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जिन्होंने अमेरिका में संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि की है। केंद्र सरकार अमेरिका की औद्योगिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरक्की के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं पर अरबों डॉलर की राशि व्यय करती है। इससे अमेरिका के राष्ट्रीय सम्मान में वृद्धि हुई है और उसे अपनी महाशक्ति के स्तर को बनाए रखने में सफलता मिली है। इस प्रकार की नीतियों का अमेरिकी जनता ने समर्थन किया है और केंद्र सरकार की शक्तियों में भी वृद्धि हुई है। वस्तुतः केंद्र सरकार की ये नीतियां मूलतः वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है और ये आणविक शक्ति, युद्ध के वैज्ञानिकीकरण, समुद्र तल, ध्रुवीय प्रदेश, वायुमंडल, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों से संबंधित है। इसी तरह संघ प्रणाली के विकास ने अमेरिका में संघ राज्य सहकारिता के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया है। अब राज्य केंद्र को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं अपितु अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं। अतः राष्ट्र की समस्त समस्याओं के समाधान के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोग की भावना स्थायित्व ग्रहण करती जा रही है। इस स्थिति में स्वयं राज्यों की प्रत्यक्ष अथवा मौन सहमति से केंद्र सरकार की शक्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये था आज का हमारा विषय, अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और उसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण।